लेकिन एक स्टॉक जो कई सारे निवेशकों की रातों की नींद छीन चुका है, इनफैक्ट सुबह का भी चैन चला गया है, वो है पेटीएम। लगातार 2 लोअर सर्किट्स और दरअसल नेगेटिव न्यूज का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के स्टॉक में हमने देखा है गिरावट का सिलसिला बनता हुआ और ये काउंटर करीब 487 पर क्लोज दिखा चुका है। 438 इसका ऑल टाइम लो था। अब यहाँ पर कुछ और चीजें सामने निकल कर आ रही है कि एग्जैक्टली आरबीआई को क्या खामियां मिली उनके पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, केवाईसी के नियमों का किस तरह से उल्लंघन हुआ है। ऋतु दरअसल हमारे साथ अब जुड़ रही हैं, जो इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करती आई हैं। ऋतु, झटका तो लगा है स्टॉक को, बताइए आप क्या इंफॉर्मेशन पिकअप कर रही हैं, क्या खामियां लगातार आरबीआई पॉइंट आउट करता रहा है? हर्षिता, ये एक या दो खामियां नहीं है, ये पिछले 5-6 साल से रिपीटेड हैबिचुअल रेगुलेटरी कंप्लायंस ना होने के कारण आरबीआई ने ऐसा सिवियर स्टेप उठाया है। सबसे बड़ी इशू जो रेगुलेटर को पेटीएम से रही है राइट फ्रॉम 2018, वो उनके केवाईसी लैप्सेस या नो योर कस्टमर लैप्सेस को लेकर रही है, जिसकी वजह से ये कंसर्न्स उठी है कि ये अकाउंट्स, क्योंकि बैंक का उन पे बहुत कम ओवरसाइट है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। सो इसको लेकर काफी इश्यूज आरबीआई ने रेज किए हैं। हमें पता चला है अपने सूत्रों के अनुसार कि जैसे जब आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया तो उनको ये पता चला लाखों अकाउंट्स में लाखों के नंबर्स में केवाईसी किया ही नहीं हुआ है। पैन वैलिडेशन फेलियर हुआ था काफी अकाउंट्स में, जिसके चलते हुए फिर भी ये चल रहे थे अकाउंट्स। ऐसा भी पाया गया कि कई बार एक सिंगल पैन कार्ड से हजारों अकाउंट, कस्टमर अकाउंट्स खोले गए हैं। तो ये कंसर्न था कि काफी डमी अकाउंट्स है पेटीएम वॉलेट्स में, एंड डिस्पाइट आरबीआई वार्निंग पेटीएम पेमेंट बैंक की ऐसे इश्यूज हैं, बैंक ने इसको रेक्टिफाई करने के लिए ज्यादा स्टेप्स नहीं उठाए। आरबीआई से हमें ये भी पता चला है कि करीब 35 करोड़ वॉलेट अकाउंट्स जो पेटीएम मेंटेन करता है, उसमें से एज मेनी एज 31 करोड़ इनऑपरेटिव थे। सो इसको लेकर काफी इश्यूज थे। द सेकंड बिग इशू जो आरबीआई को था पेटीएम पेमेंट बैंक से लेकर, कि बैंक और उसके बाकी ग्रुप एंटिटीज के बीच में कोई आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मेंटेन किया ही नहीं किया गया था। जैसे आईटी सर्वर्स की अगर बात की जाए तो बैंक और उसके ग्रुप एंटिटीज के कॉमन सर्वर्स थे। इसके कारण डेटा प्राइवेसी की कंसर्न्स उठी थी, जो अगेन जिसके कारण आरबीआई ने उन पे काफी रिस्ट्रिक्शंस पहले भी लगाए थे, बट फॉल्स कंप्लायंसेस उनको पता चला बाद में बैंक ने सबमिट किए थे, जिसको अंडरस्टैंड करके आरबीआई ने पहले तो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, बट बाद में उनको पता चला कि काफी ये कंप्लायंसेस और अंडरटेकिंग्स सही नहीं थी। इसके अलावा उनको ये भी पता चला कि काफी सब्सटैंशियल पेमेंट्स जो थे, जो बैंक ने अपने पेरेंट एंटिटी 197 को किए थे, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। ये वायलेशन था लाइसेंसिंग कंडीशंस का भी। सो ऑल ऑफ दिस ये सब पुट टुगेदर आरबीआई को काफी कंसर्न थी, एंड इसके एक्टिंग ऑन दिस उन्होंने अब ये सिवियर रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। सूत्रों के अनुसार अभी तो रिस्ट्रिक्शंस 29 फेब तक है, बिकॉज आरबीआई चाहता है कि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, वो अपने वॉलेट का पैसा विड्रॉ कर सके। उसके बाद फेब 29 के आगे क्या होता है, वी कैन नॉट रूल आउट कि अगर उनका लाइसेंस भी रीलुक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसा ऋतु ने कहा, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप इस चीज़ में, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स काफ़ी कुछ कह रही हैं। पेटीएम के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि वो एक्यूज़ कर रहे हैं कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई एक्यूजेशन नहीं है इनके अगेंस्ट, और ना ही ये है कि यहाँ पर पेटीएम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक आरबीआई को एक कुछ कमियां नज़र आई, तो उसके लिए आरबीआई ने उसमें ये एक स्टेप लिया है, ठीक है ना। और एक चीज़ समझ लीजिए, जो लिस्टेड पेटीएम है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैं, वो दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, इसको भी आपको समझना होगा। ऑब्वियसली इसका एक लिंक है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट है एबिडा को लेकर, जो कंपनी ने कॉन कॉल में मेंशन किया था। लेकिन ये कहना कि जो 3-4 रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये वो सब थोड़ा सा मेरे ख्याल से जल्दबाजी है। और वो होता क्या है ना, एक बार स्टॉक गिरना शुरू होता है तो फिर उस तरीके से वो मामला बन जाता है। 2 दिन में 20% और 20%, मतलब कुल मिलाकर
36% स्टॉक 2 दिन में गिर चुका है। 20% पहले दिन गिरा, 20% दूसरे दिन गिरा। अब स्टॉक कहाँ पर जाएगा, कहाँ सेटल होगा, मुझे पता नहीं। अब फ्रैंकली अब इस लेवल पे आप बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, खैर वैसे तो ऑलरेडी मतलब लोअर सर्किट पे तो बेचना ही मुश्किल है वैसे तो खैर, लेकिन खैर एनीवे इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आने देते हैं, उसके बाद ही एक मेरे ख्याल से फ्रेश स्टेप लेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से शायद टू लेट टू सेल हो चुका है भाजपा, मतलब अगर आपने सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, पर पता है इसमें अनुज हो क्या रहा है, रिटेल निवेशक अगर निकलना चाहेगा ना, उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुल ही रहा है लोअर सर्किट पर, और फिर उस भाव पर अगर आप बेचना चाहें तो कौन आएगा खरीदने, अनलेस यू आर वेरी लकी और आपका माल मॉर्गन स्टैनली ने ले लिया, जो हमने देखा है पिछले सत्र में हुआ है। लोअर सर्किट पे भी डील्स होती हैं वैसे, कई बार हो जाती हैं, तो उसमें अगर हो जाए तो खैर। एनीवे मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा पेटीएम पर? नहीं, जैसे आपने कहा अनुज, आई थिंक क्लैरिटी इमर्ज होने दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतनी न्यूज आ रही है सब जगह से, एंड एवरी पासिंग मिनट देयर इज सम न्यूज। ऑब्वियसली प्रमोटर्स ने एलिगेशंस को रिफ्यूट किया है, कल रात को उनकी भी स्टेटमेंट आई थी कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का अभी तक हमें नोटिस नहीं आया है, दे आर रिफ्यूटिंग चार्जेस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड देयरफॉर आई थिंक जो पेचीदा सिचुएशन में भी ये स्टॉक फंसा हुआ है, क्या एजेंसीज आएंगी, आरबीआई का क्या और सख्त एक्शन होगा, वॉलेट्स का क्या होने वाला है, क्या उसकी लाइसेंसिंग कंटिन्यू होगी, यूजर्स का क्या क्या उनको पैसे निकालने में एक आसानी होगी, दिक्कतें होंगी, बिकॉज आई बीन हियरिंग सम कंप्लेंट्स मनी विड्रॉल से भी फ्रॉम वॉलेट्स एज फार एज इंडिविजुअल यूजर्स आर कंसर्न। तो काफी कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है क्लैरिटी इमर्ज होने दीजिए। एट सम पॉइंट बाउंस भी आएगा स्टॉक में, लोअर सर्किट लगना बंद हो जाएगा, बट आई डोंट नो व्हेन, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक क्लैरिटी आने तक आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच, कोई जल्दबाजी करने से पहले। वैसे दो लगातार 20% के लोअर सर्किट्स के बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्किट फिल्टर अब 10% का रहेगा, तो वैसे मैं कैलकुलेट कर रही थी तो आ ही जाएगा उस लिहाज से, अगर फिटॉल आज लोअर सर्किट पर आए, जो प्रीवियस लो था इनका। बिल्कुल। और कुछ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ना हमारी फ्रेटर्निटी में लोगों को थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक भी सीखने की ज़रूरत है। 2 दिन स्टॉक 20% गिरता है तो 40% नहीं गिरता है, हाँ। क्योंकि इस तरीके से 5 दिन में स्टॉक ख़त्म हो जाएगा वो जो है ना, वो 20% गिरने के बाद फिर 20% गिरता है तो वो 36% गिरता है, और अगर अगले दिन बाई चांस फिर 20% गिर जाए, वैसे अगर अब 10% हो गया तो 49% गिरता है। अच्छा, इसका एक और चीज़ होती है, अगर कोई स्टॉक 20% गिरे मान लो, तो उसको फिर वापस रिकवरी के लिए 25% चाहिए। 36% गिर चुका वाला स्टॉक जो है, और उसको रैली करने के लिए आप समझिए करीब करीब 50% के करीब की रैली चाहिए, तो वो जो अरिथमेटिक है ना, वो एकदम अगेंस्ट वर्क करता है। तो संभल के रहना है बेसिकली पेटीएम पर। देखते हैं यहाँ पर क्या और चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये बात हुई पेटीएम की, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टॉक है जिस पर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।